सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल न्यूज़ पंच। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। हस्बे मामूल आज मैं अपनी टीम के साथ ईद मना रही हूं जनाब। जिस तरह से हम देख रहे हैं ईद का दूसरा दिन है और जो गहमा गहमी हम देखते हैं ईद के रोज़, जाहिर सी बात है हमारी लाइफ इतनी हसल बसल में गुजरी होती है, इतनी तेज़ी से जो पेस चल रही है, एक इस वक्त भाग दौड़ चल रही है, उसमें वक्त निकालना अपनी फैमिली के साथ बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये ईद का एक ऐसा मौका होता है जिसमें हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने का भी मौका मिल जाता है और हंस बैठते हैं, सब मिलकर एक फेस्टिविटी को जिस तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे में हमने कोशिश ये की है कि आज की जो ईद है वो आपके साथ और हमारी टीम भरपूर तरीके से आज मनाएगी और हम आज कोई कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी पॉलिटिकल बात करने की कोशिश ना करें जिस तरह से हमारा शो एक सियासी मामलात को लेकर होता है या करंट अफेयर्स को लेकर होता है। लेकिन हम ऐसी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हो और एंटरटेनिंग भी हो। तो मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जिस तरह से कल मौजूद थे एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद से, लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, और जनाब आज कल ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने वक्त नहीं निकाला था हमारे लिए, आज उन्होंने फाइनली ईद के दूसरे दिन हमारे लिए वक्त निकाल लिया है, तो उनको मैं बहुत वेलकम करूँगी शो में। सर ईद मुबारक सबसे पहले आपको। ईद मुबारक आपको भी, आमना बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लगारी साहब, एहतशाम भाई और शहजाद साहब को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो पठानों की जानिब से। जनाब ज़ाहिर शाह साहब कमाल हो गया, आपकी आवाज़ सुनी, आपको भी ईद मुबारक। और हमारे साथ हमारे तमाम सामीन आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। ज़ाहिर शाह साहब आप पूरे जोश और बलवले के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाह साहब आप देख रहे हैं, आपने सबको इकट्ठा कर लिया अब ना जी। एहतशाम साहब मैंने कहा एक बात है, गोल फैमिली इकट्ठी कर ली आपने। फैसला एहतशाम साहब ये करना होगा ना कि ईदी किसने देनी है। मैं सबसे छोटा हूँ ना उम्र में। ईदी मुझे बात है। अच्छा, ये उम्र वाली बात कल भी होती रही हमारे शो पर इसी हवाले से। ईद का पहला दिन था, डॉक्टर साहब के साथ छेड़खानी चलती रही, आज शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, फिर लगता है कि वो मामला दोबारा चल निकला है। लगारी साहब नहीं, ज़ाहिर शाह साहब के लिए ईदी महफूज है, जो है ना इन्होंने प्रिएम्प्ट कर दिया है। हाँ बिल्कुल ठीक किया है। और ज़ाहिर शाह के लिए जनाब ईदी क्या बात है, ईदी तो हाजिर है जनाब। हम तो जब कराची में होते तो लगारी साहब से अक्सर ईदी वसूल करते थे। नहीं, हमेशा ऐसे करेंगे और हम हमेशा, हमारे लिए हर दिन ईद का दिन होता है जब हम ज़ाहिर शाह के साथ होते हैं। अच्छा शाह साहब, ये आपकी सबसे पुरानी ईद कौन सी बनती है? ये 1900 कितने में पीछे जाए हम, 70 80 90 जो आपके होशो हवास में आपने घेरने की कोशिश की है ज़ाहिर शाह को, है? मैंने बोला वो जो कल वाली कसर है वो शाह साहब से निकालते हैं हम। नहीं, मैं तो बिल्कुल छुपाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तो जाहिर बात है कि सीवी वो कहते हैं ऑनलाइन मौजूद है, इसमें मौजूद है कि मैं जो है कितनी ईद मना रहा हूँ। बड़ा अल्लाह का करम। हाँ जी, तकरीबन कम से कम आप कह सकते हैं कोई, अब हमारी भी 50वीं ईद करीब होने वाली है, जब छोटे बड़े होके हम आज इतने बूढ़े होते जा रहे हैं, बुढ़ापे के हमने कदम रख लिए, लेकिन माशाल्लाह वो कहते हैं जी ऐसा ना करें 60 से 70 की तरफ हम जा रहे हैं और आप 50 में होते हुए भी ये कह रहे हैं। ये क्या बात हुई कि आप जो है अपना, अभी हमने बुढ़ापे का ऐलान नहीं किया है, आप ना करें, ये नहीं हो सकता है। जबरदस्त जी। एहतशाम साहब थोड़ा सा दिल का रोग लगा, मैं तो शामिल ही नहीं इस गुफ्तगू में। आमना सीधी बात है। देखें अभी ज़ाहिर शाह ने किस तरह जान छुड़ाई, मुझे वो एक किस्सा याद आ गया। असम्बली में तकरीर कर रहे थे सेनेट में अपने एतजाज़ अहसन साहब, तो वो कोई सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने जवाब दे दिया। लोग बड़े हैरान हुए कि ये कैसे इन्होंने सही जवाब दे दिया। फिर दूसरा सवाल पूछा वैसे ही, तो उन्होंने कहा, एक खातून थी जिसका नाम था पोली, तो उसको कहा कि पोली मेरी बात तो सुनो। अच्छा जी, सुन लेती हूँ। उसके बाद उस बंदे ने कहा, पोली ज़रा इधर से आ। आगे से पोली कहती, मैं एनी भी पोली नहीं है। तो एतजाज़ ऐसे निकाल के मैं इतना भी बोला नहीं हूँ कि मैं सारी बातें बता दूँ। अरे ज़बरदस्त। तो सर ये जो अल्लाह आप लोगों को सबको खुशियों भरी ऐसी ईदें दिखाते रहे, ऐसी बहारें आती रहे हमारी ज़िंदगी में, ऐसे हंस बैठने के मौके मिलते रहे। तो सर ये शाह साहब, ये ईद कैसे गुजरी आपकी? ईद गुजारते कैसे हैं अब? ये जो आप कह रहे हैं कि अब आप 50 के करीब पहुँचने वाले हैं, जो मामला चल रहे हैं, पुरानी ईदें देखी जाएँ और अब अगर इस बार की ईद देखी जाए, कितना वाज़ेह फ़र्क है और कितना बड़ा फ़र्क है और क्यों आया? वैसे पता है, मैं अगर कहते हैं आम एक वो कहते हैं मुहावरा है कि आपसे कोई पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं,
तो मेरे ख्याल में मैं भी बहुत सारे लोगों की तरह यही कहूँगा कि मैं बड़ा होकर दोबारा बच्चा बनना चाहता हूँ। अरे वाह। मेरे ख्याल में जो कहते हैं ना कि जो ईदें वो बचपन की थी, जब वालिदैन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा तो हयात है, वालिद साहब जिंदा होते थे तो हम बड़ा मतलब एंजॉय करते थे। उसके बाद हम खुद बड़े हो गए, जाहिर बात है कि फिर आप जो है इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप घर की सरबराही करते हैं। तो ईदें मेरे ख्याल में अगर इस प्रोफेशन के अंदर आप कहें तो आप देखें हमारा जो खिता था वो तो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा, बड़ा मतलब है हम कितनी ईदें हमने रोडों पे गुजारी। 2007 के बाद जो हालात हुए तो मेरे ख्याल में मुश्किल था। मुझे वो दिन याद नहीं है, कम से कम 10-12 साल तक के कभी हमने घर में ईद मनाई है। ईद की नमाज पढ़ते भी कोई ऐसी बड़ा वाकया होता और हम भागते हुए जाते। मेरे ख्याल में जो मीडिया के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, उनकी जिंदगी जो है ना बड़ी वो कह सकते हैं कि हेक्टिक है। और माशाल्लाह शाम भाई वो तो आप समझ लें कि उन एडिटर्स में एक्सपर्ट्स में थे, हम तो फील्ड के लोग थे, रिपोर्टिंग भी करते थे, बाद में मतलब हाई लेवल पे भी काम किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जर्नलिस्ट की जिंदगी बड़ी हमने भी सारी इनकी रिपोर्टिंग किया ज़ाहिर शाह। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। तो अब वही बात है कि वो कहते हैं ना वंस अ रिपोर्टर इज ऑलवेज रिपोर्टर। मैं आज भी अपने आप को रिपोर्टर ही समझता हूँ। जी बिल्कुल चले सर, मैं तो यही समझता हूँ सारी जिंदगी। लेकिन वो हमने जो कह रही थी एंजॉयमेंट, हम ये कह सकते हैं कि स्टाफ के साथ करते रहे, दफ्तरों दौरान का जमाना था, उसके बाद बोल के अंदर भी इस तरह ही। तो मेरा एक बड़ा कहते हैं कि अपनी फैमिली के बजाय जो हमारी दफ्तर की फैमिली थी, ज्यादा हमारी ईदें उनके साथ गुजरी। कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ इंजॉयमेंट, खाना पीना, जैसे छोटी ईद होती है रमजान के बाद, तो बस एक वो कहते हैं कभी कभी वन डिश पार्टीज चलती रही। तो वही तरीकाकार है, अभी भी वो ऐसे ही है। बस आप समझ लें कि ये हमारे शहजादा साहब कहाँ हैं, वो बिल्कुल खामोश थे, आज भी खामोश हैं। जनाब शहजादा जुल्फकार साहब, मैंने कहा जी सर, मैंने कहा कराची और इस्लामाबाद एक बात करें सर, मैंने कहा कि ट्रेन जो है वो कराची से इस्लामाबाद और पेशावर जा रही है, कोयटा बिल्कुल एक तरफ है, इंतजार कर रहे हैं ट्रेन आएगी या नहीं आएगी। सर ट्रेन आपको खुद पार्टिसिपेट करने, आज तो फेस्टिविटी ऐसी है, मैं तो किसी को नहीं कह रही कि आपका आज इस पे आएगी राय क्या नहीं आएगी। आपने शहजाद साहब पार्टिसिपेशन करनी है। कल आपने गाना नहीं सुनाया, शेर नहीं सुनाया, लेकिन आज आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपना टैलेंट, जो आपने हिडन टैलेंट रखा हुआ है, वो दिखाना पड़ेगा आपको। बस आपने देखे ना, आपने हमसे वैसे पूछ लिया था कि कुछ बताएं अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ आपको, जो कोई ईद के एक दिन का वाक़या जी, वो तो हम आपको सुना देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि सुनाइए ताकि हम आगे बढ़े। आप सुनाएं शहजादा साहब, आप सुनाएं, आपसे हम सुनना चाहते हैं कोई भी चीज़। नहीं, वो उसमें वो पूछ रहे थे ना कि दिलचस्प वाक़या वो कभी होता है, कभी आदमी को वो गालिबन स्कूल में हम पढ़ते थे तो उस वक्त बड़ों के साथ गए, अभी वो जितने थे भाई वगैरह, जाकर हमने ये ईद की ख़रीदारी शॉपिंग कर रहे थे। उसमें से बूट एक मुझे पसंद आया, मैंने कहा लूँ ना लूँ, नहीं, जाके जो है वो अगली दुकान से वो अच्छा मिलेगा और वो करते करते जब आए वो बूट बिक चुका था और वो बूट मिला ही नहीं। तो कभी कभार ज़िंदगी में, और मैं जब भी बाहर गया हूँ, मैं जब भी फॉरेन ट्रिप पे गया हूँ, जो चीज़ अब मुझे पसंद आती है मैं कहता हूँ ले लो, इसके बाद फिर ये चीज़ फिर आप वापसी पर ये मिले भी ना, अभी ले लो। ये कभी होता है जी। सर वैसे इस जो आपने पूरा एक वाकया सुनाया ना, इससे वाकई ये एक नतीजा ये निकलता है या आपको लेसन ये मिलता है कि लाइफ में अगर कोई चीज़ क्लिक कर रही हो ना, तो उस पर फिर आप वो जो सेकंड थॉट्स आती हैं उसको थोड़ा सा साइड करके मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए, आगे बढ़ के हिम्मत करके, बजाय कि आप आगे और अच्छे की तलाश में उसमें आप वो अपॉर्चुनिटी भी लूज कर दीजिए। मैं एक और बात कह दूं जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। ये जो अभी आपने कहा, और वाकई ये है कि कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले भी होते हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं अभी छोड़ो फिर देखेंगे, तो वो कभी आपको फिर वो बरसों आपको फिर जो है इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात आपने की है। तो मेरा ये ख्याल था कि इस दफ़ा जो है ना हम वाकई जो है ना वो एक मूविंग ईद मनाते,
और न्यूज पंच जो है ना वो जैसे ट्रेन, आप तो शहजाद साहब ट्रेन की बात करें तो न्यूज पंच सफर करते करते जो है ना कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका था। मेरे ख्याल में ईद के मौके पे राउंड ट्रिप अगर आपका प्रोड्यूसर जो है इस तरीके से अरेंज करवा सकता है तो बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। इत्तेफाक करती है। तो शाम साहब मुस्कुरा रहे हैं। शाम साहब, क्या आपके दिमाग में ऐसा क्या इसका जवाब आ रहा है जो आप देखें? नहीं, अच्छा आइडिया है। जाहिर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि घूमने फिरने का कोई बहाना बनेगा। चले, ये तो हर दौर में अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था आमना कि देखें, आज मुसलमानों के लिए ये छोटी ईद जो होती है तो इसमें कितनी खुशियाँ पूरी दुनिया में मुसलमान तक है ना। इस वक्त 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान हैं, 2 अरब 30 करोड़ क्रिश्चियन हैं। और मैं चंद दिन पहले देख रहा था बेशुमार इनके त्यौहार क्रिश्चियंस के आते हैं, पता नहीं गुड फ्राइडे था या गुड संडे था। और मैं देख रहा था दुनिया जहाँ में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन फ़ौरन मुझे ख्याल आया, मैं अब नहीं चाह रहा था कि मैं बात करूं इतने अच्छे मौके पे, अब सब लोग उदास होंगे। लेकिन आप ना इस वक्त जो आप देख लें, जो इस वक्त गज़ा में हो रहा है, अभी आप देख लें 7 नवंबर से लेके तकरीबन 5.5 माह हो गए। वहाँ देखें किस कदर मैसेकर है। वो कल परसों मैं देख रहा था, मेरी बेगम भी बैठी हुई थी टीवी लाउंज में, तो वो बच्चे छोटे छोटे जनाब उनकी लाशें आ रही थी, माएँ रो रही थी। तो मेरी बेगम जो है ना वो भी मैंने देखा पलट के, तो वो भी रो रही थी। तो कह लें कि हम ये 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान है, कोई इनके लिए आवाज़ नहीं उठाता, कोई आवाज़ नहीं उठाता। दूसरी तरफ देखो उनके त्यौहार है एक पर। चलें, ये तो बड़े अलमिया की बात है। असल बात यह है कि ये त्यौहार हमेशा से मनाया जाता है और हमारी सबसे बड़ी मुसलमानों की खुशी का दिन हम यही देखते हैं कि छोटी ईद होती है। उस हवाले से हम देखते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आ रहे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा है, हम ना जिस महफिल में चले जाएँ, जहाँ चले जाएँ, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है कि भी ये जंग कब बंद होगी। अब तो यूएन ने भी रेजोल्यूशन मूव कर दिया, पास कर लिया, कब होगी नहीं होगी। उसी तरह अमेरिकन ने देखें बदकिस्मती, फिर वो इंतहा की हिपोक्रेसी। यूक्रेन में जो लोग मरते हैं वो जनाब उन पर अफसोस का इज़हार किया जाता है। यहाँ जो मरते हैं, मैं देख रहा था वो हेली कैली, क्या नाम है उस खातून, हेली, वो जो ट्रम्प के मुकाबले में अब विड्रॉ कर गई है। वो कहती मैंने तो नेशनजाऊ को कहा है फिनिश देम, यानी ऐसे इशारे से उसने कहा कि मतलब मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह हो रहा है, सब मुसलमान 57 मुल्क है, इस पे बात ही नहीं करते। अल्लाह ताला रहम करे सर, हम तो खुद शर्मिंदा है, हमारे तो हाथ पाँव बंधे हुए हैं, हमारे हाथ पाँव बंधे हुए हैं, हम शर्मिंदगी से, हमारे शर्म से सरशार हैं। आप क्या कह सकते हैं कि भाई सर हमारे झुके हुए हैं। और उन लोगों का दुख हमारे लिए ऐसा है कि जैसे हमारा ज़ाती दुख है, और हर पाकिस्तानी ऐसा ही महसूस करता है। एक चीज़ और है, मैं गाँव में था, बहुत मख्सर मैं बात बताऊंगा। गांव में था, मैं दोस्त के यहाँ मिलने के लिए गया। उस दोस्त के घर वालों ने कहा कि नहीं वो घर पे है और ईद नहीं मनाता है, वो ईद मनाता ही नहीं है। मैं गया, उससे मिला, मैंने कहा ये क्या तरीका है कि आप ईद नहीं मनाते? उन्होंने कहा छोड़ें ना, ये ना पूछें, बस मैं ईद नहीं मना। मैंने कहा हुआ क्या है भाई आपको? उन्होंने कहा ये 15 साल पुरानी बात है, मैं बिल्कुल कर्जदार कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाकर होटल में बैठा, ऐसे ही चाय वाय पीने के लिए मैंने कहा जाकर बैठता हूँ। 2 छोटे बच्चे 4-5 साल के ऐसे आपस में खेलते कूदते लड़ते भिड़ते, मैले कुचेले, बिल्कुल नंगे पाँव आकर वहाँ एक दूसरे के साथ बैठे। जो बड़ा बच्चा था उसके पास पैसे थे, उसने निकाला और कहा कि मुझे बोतल दे दो। दुकान वाले से कहा, वहाँ होटल वाले से कहा, उसने बोतल दे दी। तो छोटा बच्चा वो हसरत से उसे देख रहा है और उससे कह रहा है यार मुझे भी थोड़ा सा दे दो। वो कहता है नहीं ये मेरे पास पैसे थे, मैंने लिए, तुम्हारे पास नहीं थे, बस रहने दो। तो बार बार वो मिन्नतें कर रहा था। तो आखिर में जब उस बच्चे को जब नहीं दिया, उसने कहा यार ऐसा करो, मुझे हाथ तो लगाने दो ना, मुझे इस बोतल को हाथ तो लगाने दो। उसने कहा मैंने उस बच्चे को बोतल लेकर दी और उसके बाद में वहाँ से उठ कर आया, उसके बाद मैं ईद नहीं मनाता हूँ। जिस मुल्क में ये सूरत हाल हो कि बच्चे इतनी हसरत करते हों और वो इतनी अजियतनाक सूरत हाल में हो कि उनके पास इतना भी ना हो कि बच्चे जाकर एक जगह से कोई चीज़, मन चाही चीज़, बहुत सस्ती चीज़ जो है वो अपने दिल से चाहें और ऐसा कर लें, ऐसा होता है। सर वही अगेन बात आ जाती है कि हम इनफरादी तौर पे अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, अब मजीद बात करेंगे। हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज।
वेलकम बैक वंस अगेन। इस बात में हम देख रहे हैं कि कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया ने दुनिया भर में जो बसने वाले इंसानों के दरमियान फासलों को कम कर दिया। आज अगर हम अपनी बात करें, जो आज ईद है, जब हम ईद के पैगामात पहले जो लेटर चिट्ठी दूर रहने वाले जो लोग थे टेलीफोन किया करते थे, और उसके अलावा जिस तरह से पहले एक बड़ा खूबसूरत तरीका था जो मेरा फेवरेट था कि आपको वो जो कार्ड्स आया करते थे, ईद कार्ड्स बड़े खूबसूरत रंगों में और डिज़ाइंस में, तो अब जनाब अब हम व्हाट्सएप पे रंग बिरंगे आपके पास वहाँ पे मीम्स होते हैं, वहाँ पे कार्ड्स डिजिटल तरीके से वहाँ पे बनाए गए, वो हम शेयर कर लेते हैं। तो ये बड़ा सोशल मीडिया ने जो फासले हैं वो बड़े कम करके देख दिए और चीज़ों को जहाँ आसान किए वहाँ पर आपसी जो फासले हैं ना वो बढ़ गए हैं। लेकिन साथ ही इसके हम जो वही अगेन मनफी असरात की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सारी सिचुएशन पैदा हुई है, और अगर हम आज के दौर में बात करें जहाँ पर सोशल मीडिया लोगों के लिए एक कमाई का जरिया भी बन चुका है। गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में सोशल मीडिया के हवाले से एक गर्मा गर्म बहस का आगाज़ हो चुका है। कोई इसके असरात पर तबसरे कर रहा है तो कोई इसे कानूनी तौर पर पाबंद करने के हक़ में है, जबकि कुछ लोगों को जमहूरी दौर में सोशल मीडिया पर पाबंदी की बातें हैरान कुन लगती हैं। वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी भी वो समझते हैं कि इज़हार ख्याल की आज़ादी तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन इजहार राय के हवाले से नए कवानीन बनाने की ज़रूरत है। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा चैलेंज जाली खबरें हैं जिन पर काबू पाने की ज़रूरत है। अब इस तमाम सूरत हाल पर अपने पैनलिस्ट से राय लेते हैं कि वो क्या समझते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से नए कवानीन वक्त ही अहम ज़रूरत हैं या सोशल मीडिया को हर पाबंदी से आज़ाद होना चाहिए। जुल्फ़िकार साहब, ये पाबंदी लगा दी गई, फिर उसके बाद अब ख़ास तौर पर अगर हम एक्स की बात करें, एक बड़ा ऐसा मीडियम था, फास्टेस्ट मीडियम आप कह सकते हैं, फ़ौरन खबर आ रही होती थी। नो डाउट ऐसी फेक न्यूज़ भी हमारे सामने आती थी जिन पे आप कह सकते हैं कि बड़ी तेज़ी से वो फैल रही होती थी, जिन पे हम देख रहे थे मुहिम भी चल रही होती थी। लेकिन अगेन आप कुछ ऐसे फ़िल्टर्स लगा दें, कुछ ऐसे टर्म्स बना दें इसके कि जिससे कंट्रोल किया जा सके कंटेंट को, लेकिन अगेन उस पर पूरी साइट पर, पूरे ऐप पर पाबंदी लगा देना जहाँ से लोग कमा भी रहे थे। थैंक यू जी। देखिए, मैं ख़ुद जब प्रेसिडेंट रहा पौने तीन साल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, हमारी लड़ाई यही हुकूमत के साथ यही थी। उस वक्त फवाद चौधरी साहब थे और फवाद चौधरी साहब लाना चाह रहे थे, इसी तरह की पाबंदियां थी। फिर वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उसको का निफाज करना चाहते थे, और उन्होंने उस वक्त ये खुशकिस्मती हमारी थी कि आपके टीवी चैनल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हेड्स हैं, उनके मीडिया हाउसेस हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, और डायरेक्टर न्यूज़ की एक एसोसिएशन जो उनकी बनी हुई है, हम सब ने मिल के उसको अपोज़ किया और वो करते रहे। हमारा मौक़िफ़, मैं समझता हूँ आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है, और आज जो हमारी तंजीम है जो मुझे सक्सीड किया है, जिन्होंने अफजल भट्ट साहब हैं, हम ये कहते हैं कि आप पाबंदी लगाने से क्या होता है, आप दो चीज़ें उसको इस पैराए में देखना होगा। एक तो बिल्कुल आप सबके मुंह बंद करते हैं जी, दुनिया में कहीं नहीं होता। आप जो बात कर रहा है उसके ओपिनियन के आप एहतराम करें और अपना एक नैरेटिव बिल्ड करें, और ये साबित करें कि जो बंदे मुझे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो गलत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो खुद क्रिटिसाइज़ होने के काबिल हैं, और जो बयानियाँ लेके चल रहे हैं बिल्कुल द्रोह गोई पर वो है। एक तो ये चीज़ है, इस तरह आप एहतराम करें अगर वो उसमें कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, उस वक्त भी ये बात की गई कि फेक न्यूज़ एक डिसइंफॉर्मेशन है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन तो ये है कि चलें मुझे किसी ने बताया और मैंने अपनी लाइल्मी की बुनियाद पर उसको आगे पास ऑन कर दिया और उसको आगे वायरल कर दिया और उसको कर दिया। एक डिसइंफॉर्मेशन है कि मैं बैठ के इधर घड़ता रहूं किसी के भी, हुकूमत के लोग हों, अपोजिशन के लोग हों, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई शख्सियत हो, कोई सोसाइटी का कोई बंदा हो, मैं करता रहूं। उसमें हम खुद बीइंग अ जर्नलिस्ट हम समझते हैं कि ये झूठ को फैलाना, गलत खबरों को फैलाना, कंकॉक्टेड इंफॉर्मेशन को जनरेट करना गलत बात है। उसके लिए कवानीन अगर बनती है उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अगर इस तरह की वो करना कि सबके मुंह आप बंद करते, मेरे ख्याल में वो ठीक होगा भी नहीं। देखिए बेसिक वो मर जाएगा, उसकी वो मर जाएगी रूह कह लें या उसका, कि बेसिक मीडिया का काम क्या है। मीडिया तो सच को लोगों के सामने लाता है। पहले इतनी पाबंदियां हैं, हम फिर भी मोहतातों के चलते हैं, मोहतातों के जो है हम चीज़ों को छापते हैं और लोगों को लाते हैं। और एक चेक है
डेमोक्रेसी अगर है तो डेमोक्रेसी में मीडिया आज़ाद इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ या इंडिपेंडेंट मीडिया के साथ रिस्पॉन्सिबल मीडिया उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर कुछ कहूँगा जी एहतशाम साहब। जी आमना देखिए, इसमें दो पहलू हैं बड़े सीरियस नोयत के हैं। अभी जिस तरह शहजाद साहब बात करें ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविज़न है, अखबारात है, अभी भी जिम्मेदारी है वहाँ पे। अब इतनी आसानी के साथ अभी भी आप देख लें कि आप एडिटर का इंस्टीट्यूशन है, फिर नीचे लोग बैठे हुए हैं, यही सवाल लेके आपके पास आ रही थी कि ये देखें, इसी में ऐड कर लें फिल्टर करने वाली बातें। यही बात मैं आपके पास लेकर आ रही थी कि जहाँ पे हम टीवी के देख रहे हैं कि अगेन उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर वो खबरें चलाई जाती हैं जो फिल्टर होकर आगे तक पहुँचती हैं। लेकिन फिर हम ये क्यों देख रहे हैं कि लोगों की ख़ास तौर पे जिस तरह से हमारा मुल्क, जिसमें नौजवान बड़ी तादाद में है, उसकी जो सारी अटेंशन है वो सोशल मीडिया ने ग्रैब कर ली हुई है। हम टीवी को कम देखते हैं, रेलेवेंस हमारे लिए सोशल मीडिया की ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। सर, ये जहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी इतनी वो मामला सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ और बाकी मामला को देखते हुए किस तरह से कंट्रोल किया जाए, फिर कैसे अटेंशन वापस ली जाए, टीवी की रेलेवेंस को कैसे रखेंगे? देखें, बड़ी सही बात की आमना, बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन देखें इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है ना कि आप फेक न्यूज़ चला रहे हैं, आप ब्लॉगर्स हैं, आप किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं, आप किसी दूसरी सियासी जमात को मिलाइन करना चाहते हैं, झूठा साबित करना चाहते हैं, पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। चलें, ये भी गलत बात है, लेकिन आपने कर ली। अभी आप देख लें, एक हफ़्ता पहले शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, इतनी ज़्यादा एक ख़बर झूठी चलाई गई कि जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग इस्लामाबाद में आए हैं और हुकूमत पाकिस्तान, वो इंडिया से चली खबर, और उसके बाद हमारे लोगों ने चलाया। ओके जी, चलिए, और वो यहाँ पे आए, उन्होंने आके कहा है कि जी आप अपना इंस्पेक्शन आपको करनी पड़ेगी, आप मिसाइल प्रोग्राम बना लें, फलाना बना लें, और फिर यह है कि आपको कोई प्रोग्राम आयफ का लेना है फलाना, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। अभी देख लें, सारा चेक किया गया, टोटल झूठ था। 2023 में उनका वफ्द यहाँ से होके गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, और आमना जिसको कहते हैं क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, वो दे के गए थे कि जी पाकिस्तान का जितना प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का निज़ाम है, हिंदुस्तान से ज़्यादा बेहतर निज़ाम है। उसके मुकाबले में हमारे लोग, मैं वही कहता हूँ कि चलें आप भले माइलेज ले लें, सियासी जमात को बुरा भला कह लें, लेकिन ये मुल्क तो खुदा के बंदो आपका मेरा है, सबका है ना। आप मुल्क के बारे में इस तरह की बातें फैलाते हैं, मेरा ख्याल है मामला ये काबू नहीं आएगा। इसके लिए हुकूमत बड़ी कोशिश करेगी। बाय द वे आप देख लें, अभी अमेरिका में टिकटॉक पे पाबंदी लगी ना, वो चाइनीज़ कंपनी $बिलियन का नुकसान हुआ। हर मुल्क अपने लिहाज से देख रहा होता है कि जी हमने किसको रोकना है, किसको चलाना है। हमारे यहाँ ये पाबंदी जो लगी है एक्स पे और ये वो, इसको ठीक है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है हुकूमत, जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, वो उनको देखना चाहिए क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ है हमने, आई एम अफ्रेड कि इसको हम रोक नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि एक तो फेक नाम है, और आप देख लें हज़ारों अकाउंट्स कहते हैं हिंदुस्तान में लोगों ने अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के बारे में ख़बरें आ रही होती, उनको आप कैसे रोकेंगे? तो ये फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जेन्युइनली बहुत ज़्यादा है। अभी देखें ना, कहा जाता है कि जितनी दुनिया जब से बनी है आमना, उस वक्त से लेके और 20 साल पहले तक जितनी तरक्की है, जितनी दुनिया मॉडर्न हुई है, ये पिछले 20 सालों में जो तरक्की हुई है ना, वो करोड़ों साल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। 20 साल में दुनिया बदल के रह गई है। मतलब कभी आप सोच सकती थी कि अमेरिका में बैठ के ये इडियट बॉक्स छोटा सा है, आप जहाँ चाहें बात कर सकती हैं। मुझे याद है 86 में मैं अमेरिका गया, तो वहाँ से मैं ख़बरें भेजता था। मैं कहता था कि भाई ये अटलांटिक बीच में है, नीचे कहते हैं केबल समुद्र के नीचे से जा रही है, वहाँ तक तो उन्होंने इंतज़ाम किया होगा। अभी आप देख लें, ये फ़ोन आपके पास, जहाँ मर्जी आप खबर करें भेज दें। तो मेरा ख्याल है इसको रोकने का तरीका ये है कि हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, हुकूमत में भी, सियासी जमातों में भी, वो ये सोचें कि भी इसका मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है। जी शाह साहब, ये टीवी के रेलेवेंस अगले 5 साल की चले हम बात कर लेते हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं हमारी अपनी सर्वाइवल की जंग बन गई तो जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन देखें, किसी ज़माने में आप देखते कि जो मीडिया के टूल्स थे वो मुख्तलिफ थे। आप प्रिंट के मीडिया को देख लें तो आप हाथ से लिखने से लेके प्रूफ रीडिंग एंड देन वो इवोल्यूशन हुई, फिर कंप्यूटर आया। कंप्यूटर एक बड़ी अजीब और गरीब सी चीज़ थी जब लोगों ने देखा। मैं मीडिया और इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन की बात करता हूँ। प्रॉम्प्टर होते थे, अगर मेरे सीनियर्स को याद हो तो ज़माने में प्रॉम्प्टर पे आपके पास एजेंसी खबरें भेजती थी, उसके बाद आप वो टाइप करते, प्रूफ रीडिंग करते, उसके बाद अखबार बनता। आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो आपके 2, 3, 4 शोबे खत्म हुए, फिर रिपोर्टर या जो रिपोर्ट करने वाला था तो वही सारी चीज़ें खुद करता था, लिखता भी खुद था, टाइप भी खुद करता था, प्रूफ रीडिंग भी खुद करता था। ये एक वो दौर था जो कि मास मीडिया का ट्रांसफॉर्म हुआ। फिर ऑब्वियसली आपके पास, लेकिन जब टीवी आया आज से 20 साल पहले तकरीबन, प्राइवेट मीडिया जब पाकिस्तान के अंदर फ्लरिश हुआ, तो आपको एक नई
मास मीडिया की जो है वो टूल आपके पास आया, और उसमें फिर ये था कि आपने उसके लिए बायलाज बनाए। देखिए हमारे कुछ लोग इस बात पे कहते हैं आज़ादी सहाफत, आज़ादी राय और मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो एक नैरेटिव बताया जाता है वो बिल्कुल ठीक है, आप कुछ भी बोले, कुछ भी बात करें, आप पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर आप कोई सर्टन सोशल और आपके जो कल्चरल पैरामीटर्स है आप उनको भी फॉलो करेंगे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, जो आपकी सोशल मीडिया की ट्रांसफॉर्मेशन मेरी हिसाब से हुई है वो बड़ी अनब्राइडल्ड है। एक वाइड फॉर्म ऑफ मीडिया है जो कि इंतहाई वाइब्रेंट है, इंतहाई जो है वो मास तक पेनिट्रेट करता है, लेकिन उसके ऊपर आपके पास उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी अथॉरिटी के ऊपर चेक नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें कन्वेंशनल मीडिया में, चाहे वो टीवी है, रेडियो है या दूसरे फॉर्म ऑफ मीडिया, इवन डिजिटल मीडिया जो है उसके ऊपर आपके पास एडिटर का कॉन्सेप्ट है, आपके पास प्रोफेशनल लोग हैं, क्वालिटी कंट्रोल है, ये तमाम चीजें एक साइड पे। दूसरा, पाबंदी की बात को चाहे एक्स पे लगी या चाहे वो टिकटॉक हुआ, आया उसका यूज हो रहा था या मिसयूज हो रहा था। अब हुकूमतें, जैसे आपने अतातारड़ की बात की, उसके बाद अलावा जो हमारे मोहसिन नकवी साहब ने कहा, मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरान हमेशा जब हुकूमत में होते हैं तो उन्हें ये तमाम चीजें कंट्रोल करने में बड़ा मजा आता है, चाहे वो पिछली हुकूमत के हुक्मरान थे या इसके, वो ऐसा होगा। लाइटर नोट पे एक बात सुनाऊं मैं। जी जी जी। जाहिर से एक लाइटर नोट पे बात सुनाऊं। हमारे एडिटर ने डॉन अखबार में क्वार्टर ऑफ सेंचुरी आमना गुजरा है, हमारे मरूम अहमद अली खान थे, हमारे कुलीग फौत हो गए, उन्होंने खबर भेजी तो नहीं छपी, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा खान साहब मैंने खबर भेजी थी, छपी नहीं। तो आगे से उनका जवाब था कि साहब डॉन अखबार में जो चीज़ छपती है लोग उसको सच समझते हैं, बस इतना कहा उन्होंने। हाँ, ये बार देखिए, अब उसी तरफ मैं आ रहा था। अब इस वक्त जो बात हो रही है, बार आपके पास सोशल मीडिया लॉज हैं, देखिए प्रेस फ्रीडम के लॉज हैं आपके पास, तमाम चीजें दुनिया के अंदर रेगुलेट होती हैं। दूसरा, मैं एक चीज, हमारे यहाँ लोग बड़े मजे से बातें करते हैं कि शायद अमेरिका बड़ा आजाद मुल्क है, वहाँ पे प्रेस पे पाबंदी नहीं है, अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट आप सारी चीजें रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं खुद 2-3-4 दफा अमेरिका गया, इलेक्शन भी कवर किए, मैं 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज के सिलसिले में वहाँ पे गया। ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप इतना ओपनली इदारों को, लोगों को, शख्सियात को अब कर रहे हैं क्योंकि जब ये सोशल मीडिया आया तो ये हो रहा है। इससे पहले 8-10 साल 15 साल पहले ये चीजें नहीं होती थी। उसके सिलसिले में ये कहूँगा कि बेशक आपके पास एक बाय लॉज हैं, आपके पास रेगुलेशंस हैं कि भाई कौन सी चीजें, जैसे कि आपके मीडिया लॉज के अंदर स्लेंडर में आती हैं, डिफेमेशन में आती हैं, आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। आई थिंक मीडिया को भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए। और जैसे इस वक्त साहब कह रहे थे ना कि जमाने ये जो मीडिया काउंसिल की बात हुई, फिर हमारे यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडिटर्स थे, तो उनकी तरफ से भी मैसेज ये जरूर आया, उस चीज को काउंटर भी किया गया कि आप बेशक रेगुलेट करें, आप उनको स्ट्रीमलाइन करें, आप फिल्टर आउट करें कि वो चीजें जो कि वाकई अंडर द प्रेस फ्रीडम या एक्सप्रेशन के फ्रीडम के जो आपके पास बायलाज है उसके तहत किसी की आप कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करते, किसी को डिफेमेशन नहीं करते। ये पॉइंट टेकर लगा रहे साहब। एक जानिब हम देख रहे हैं कि दुनिया जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रही है, जिस तरह शाह साहब ने भी कहा कि अगर हम पुरानी बात की जाए तो यूएस में भी ऐसे मामला नहीं थे, इतनी आज़ादी नहीं थी, लेकिन अब जब सोशल मीडिया का टाइम है तो इस तरह की पाबंदियां भी नहीं है वहाँ पर। तो जब दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, जहाँ पर हम इंडिया में देखते हैं कि जहाँ पर अंबानी की शादी पे जो मामलात वहाँ पर बढ़ते हैं, जहाँ से हम देखते हैं कि भाई वहाँ पे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ वहाँ पर आई हुई हैं, फेसबुक के चाहे वो बानी हो या जो भी मामला हमने वहाँ पर देखे, तो सर यहाँ पे हम पाबंदियाँ लगाकर पीछे की जाने जा रहे हैं। ये लॉज क्यों नहीं बनाए जाते कंट्रोल करने के लिए? किस चीज़ का वेट हो रहा है अभी? मैं 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक पुराने मुफक्किर स्कॉलर के बाद जो फ्रांसीसी इनकलाब का, जिसको रूह रवां कहा जाता है, वॉल्टेयर ने कहा कि सल्तनत उस्मानिया का जो खलीफा है उसने प्रिंटिंग मशीन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ वो रूल करता है और जिस दुनिया पर उसका इक़्तिदार है, वो अपने इक़्तिदार को और अपनी रिवायात को और अपने इल्म को वो कम कर रहा है, महदूद कर रहा है और ज़वाल की तरफ जा रहा है। ये बात वॉल्टेयर ने की। एक दूसरी बात, वॉल्टेयर ने ही कमिश्नर को ख़त लिखा, पेरिस के कमिश्नर को, और उसे कहा कि ये क्या अख्तियार है या क्या अखलाकी वजह है कि हुकूमत पाबंदियाँ लगाती है कि क्या चीज़ छपनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं छपनी चाहिए। इसका फ़ैसला तो उसको करना चाहिए जो कारी है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपकी तरफ से फ़ैसला करने से किसी की चीज़ के बेहतर होने या ख़राब होने पर
क्या आप फैसला कर सकते हैं, या आपका मयार क्या है? एक बात और दूसरी, उन्होंने यह कहा कि पेरिस में यही कोई, आप बताएं कि वो 18वीं सदी का आदमी है और 1600 कुछ में पैदा होता है, 1700 के आखिरी अशरे के करीब जाकर इनकलाब फ्रांस से पहले वो फौत हो जाता है। वो कहता है कि जनाब पेरिस में क्या यही कोई 16-17 हज़ार नावल छपे होंगे, आप इन 16-17 हज़ार नावलों पर कैसे पाबंदी लगाकर इनके बारे में फैसला करेंगे कि ये पढ़े जाने चाहिए या नहीं पढ़े जाना चाहिए? ये फैसला लोगों को करने दें। एक बात तो यह है कि कमज़ोर माशरों में ये इस तरह के हुक्मरानों के जाबिराना फैसले होते हैं कि लोगों के बारे में यह तय करते हैं कि ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ये खबर जाननी चाहिए खबर नहीं जाननी चाहिए। ये कमज़ोर माशरों के लोग करते हैं और कमज़ोर माशरों की जो हुक्मरान अशराफिया है वो इस तरह के फैसले करती है। और कमज़ोर जहाँ माशरे कमज़ोर होते हैं वहाँ अशराफिया मजबूत होती है, वहाँ हुक्मरान अशराफिया बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ने देती है, सोसाइटी को कमज़ोर रखती है। यही होता है उन पाबंदियों का असर। पाबंदियाँ किसी मसले का हल नहीं है, पाबंदियाँ न तो मसले को हल करती हैं और ना ही सोसाइटी को आगे बढ़ने देती हैं। इस तरह की पाबंदियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रेगुलेट करने की बात आप करते हैं तो रेगुलेट करें, आपके अंदर भी तो कोई रोशन ख्याली हो, आपके अंदर भी तो कोई ऐसा विजडम हो, मालूम तो हो कि जनाब ठीक है आपने 22 ग्रेड कर लिया, आपने उस मंजिल तक पहुंच गए, बड़ी शानदार आपने तरक्कियां हासिल की हैं, लेकिन आपने बहुत आरामदेह माहौल में बैठ कर किया है। आप जिन स्टोरीज़ को रोकना चाहते हैं वो स्टोरीज रोकने की होती नहीं हैं, वो रोक नहीं सकती हैं। वो अगर आप रुकवा भी देंगे किसी से तो फिर वो किसी ना किसी जरिए से सोसाइटी में आ जाएंगी, वो सोसाइटी के अंदर मौजूद होती हैं। अब इस मीडिया ने आकर आपको तो बहुत सी चीज़, अब मैं बैठे बैठे बता सकता हूँ कि ये जिस बंदे ने ट्वीट किया है वो दुरुस्त है या गलत है, हम फैसला कर सकते हैं। और इसी तरह से हर आदमी ये फैसला कर सकता है। आपकी इन पाबंदियों से कुछ नहीं होगा। आप कितनी देर पाबंदियां लगाएंगे? एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपकी कोई पाबंदी असर नहीं करेगी। कोशिश करें जितना किसी चीज़ को सप्रेस किया जाएगा वो तो नहीं बढ़कर आगे सामने आएगी, बाउंस बैक किया जाएगा वहाँ से। तो जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद अहम स्टोरी पे बात करेंगे। वेलकम बैक। और जिस तरह से ईद का दिन है और हम ईद के दिन पे सारे अपने पैनल के साथ मौजूद हैं, कोशिश करें कि ऐसी गुफ्तगू की जाए जो आपके लिए इंफॉर्मेशन भी हो और एंटरटेनिंग भी हो। तो मैं अपने पैनलिस्ट की एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल लेके आगे बढ़ने वाली हूँ। वो सवाल जनाब ये, जिस तरह से हम कहते हैं कि भाई तब्दीली नहीं आ रही, हम हुक्मरानों से तो ये बात करते रहते हैं, लेकिन अगर हमें उनकी जगह आना पड़े तो हम क्या चेंज करने की कोशिश करेंगे? ये सवाल लेके लगारे साहब आपके जाने पाऊंगी। अगर आपके पास पावर आ जाए एक दिन के लिए या कह लें कि चलें कुछ टाइम के लिए, तो आप क्या चेंज करेंगे सबसे पहले? तो ये कि कभी आएगी नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि मेरे पास कभी पावर आए। मैं चाहूँगा, मैं चाहूँगा ही नहीं, मैं कभी भी इख्तियार नहीं चाहता हूँ, कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे पास इख्तियार हो, कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे पास ये इख्तियार हो कि मैं इस तरह के फैसले जो हुक्मरान करते हैं वैसे फैसले करूं। तो मैं इस सवाल को ही छोड़ता हूं कि मैंने ना कभी बनना है ना मैं कभी हुक्मरान बन सकता हूं, तो इसलिए मैं इस सवाल को ही छोड़ देता हूं। चलिए लगारी साहब ने तो छोड़ दी, सीट ही छोड़ दी। जुल्फ़िकार साहब देखें, जब ये आपने तो एक दिन का PM हमें बना दिया, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है आपका गवर्नेंस और करप्शन। मेरे ख्याल में अगर मौका मिले तो जाहिर है इसको एड्रेस करना चाहिए। तमाम चीज़ें इसी से निकलती हैं और यही जाके आपके मुल्क को आज जो आप फेस कर रहे हैं, जितने अरसे से जो फेस कर रहे हैं खराबियां, बुनियादी यही है। जी शाह साहब आपके हाथ में जादू खानदान के ना, देखा बादशाही निकल आई है। चले जादू की छड़ी शाह साहब आपके हाथ में आ गई है, अब आपने बस यूं करके चेंज करना है, क्या करेंगे? देखिए मेरे हमनाम तो साथ वाले मुल्क में इतने अरसे तक जो है हुकूमत करते रहे ज़ाहिर शाह साहब, और मेरे ख्याल में उनके वक्त में जितना अफगानिस्तान तरक्की करता रहा, तो चले अगर आप मेरे लिए दुआ करते हैं कि मुझे कोई ऐसी ताकत मिले, मैं तो ये कहूँगा देखें हमारे यहाँ हमारे लिए रोल मॉडल्स कौन थे। मैं इतना ज़्यादा मजहबी तो नहीं हूँ, बहरहाल जितनी हद तक हूँ, दुनिया ने रोल मॉडल अपनाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और उनके निज़ाम को। मैं मतलब दुनियावी बात नहीं करूँगा, लेकिन आप देखें
हमारे पास इस सिस्टम को चलाने के लिए इंसाफ का अगर निज़ाम होगा, आप छोटे और बड़े के हक को मानेंगे, आप दौलत की सर्कुलेशन को जो है वो तमाम अवाम की तरफ रखेंगे, तो आपको फिर ना मांगने वाला मिलेगा। आप रियासत मदीना कायम करना चाहते हैं, आप इस सिस्टम को अगर रिवैम्प करना चाहते हैं तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ आपकी एक किताब के अंदर मौजूद है, आपके मजहब के अंदर मौजूद है, आपके दीन के अंदर उसकी रहनुमाई ली जाए तो सर क्या से क्या फॉलो करेंगे। बिल्कुल मेरे ख्याल में दुनिया ने अगर तब्दीली हासिल की तो हमारी इस किताब से ना उन्होंने बहुत कुछ तब्दील किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है। आई एग्री विद यू। हम बहुत कुछ इससे कर सकते हैं। हमारे पास एक कोड ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जिससे हमारा तमाम निजाम बदल सकता है। तो मैं अगर मौका मिलता है तो ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। एहतशाम साहब, अलादीन का चिराग आपके हाथ में है, 3 ख्वाहिशें मुल्क को ठीक, क्या करेंगे आप? क्या तब्दीली है? मैं लगारी साहब से एग्री करता हूँ। वो हम साफियों के बारे में कहते हैं कि ये बड़े सिनिक होते हैं। सर, आपको चिराग आपके हाथ में रखा हुआ है, आप कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं कर रहा। डार्क पहलू देखते। देखिए, अगर आप आमना अगर मुझसे सवाल पूछे, मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि कोई भी आ जाए, हमें इस मुल्क में एक चीज़ की ज़रूरत है, हमारे मुल्क में तरबियत की ज़रूरत है। सर, कोई नहीं आए, तुसी आ रहे हो, तुसी की करोगे, बस आपको बना दिया ना। नहीं, मेरी बात सुनने, मैंने तो क्या, इसके लिए अब हायर एजुकेशन कमीशन ने अपने अताउर रहमान साहब ने बड़ा काम किया था। मुझे लगता है कि देखें, अभी आप जितने आप अगर कभी इत्तफाक हो, हमना आपको कितने बड़े बड़े जो स्कूल हैं जहाँ की 2-2 लाख 1.5 लाख फीसें हैं, कभी इत्तफाक से उनके पास से गुजरें जब छुट्टी होती है, आप यकीन करें छोटे छोटे बच्चे ऐसी माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, तो मैं सर पकड़ लेता हूँ कि देखें हमारी, इसलिए मैं कहूँ तालीम को छोड़ दिया जाए। इस मुल्क में तरबियत की ज़रूरत है। कौम बनाने के लिए हर वो जो लीडर है उसने तरबियत की है। देखिए, अब गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, निज़ाम कैसा होना चाहिए। अभी PTI के बानी को देख लें, कभी उन्होंने शुरू किया था कि जी चाइनीज़ मॉडल, कभी उन्होंने शुरू में बातें करें, सियासी बातें, 100 बंदों को जेल में बंद किया, बातें आज गुरेज करें। नहीं, मैं सियासी बातें नहीं कर रहा, मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप ना देखें, आप सियासत भी करें, आप कोई भी कुछ नहीं करें, सियासतदानों की बातें करें, कौम की तरबियत करने की जरूरत है। अगर कौम की एक जुमला कोई ऐसा आ जाए, शाह साहब कुछ बोल रहे हैं। मैं समझ रहा था कि एहतशाम साहब कहेंगे कि मैं तमाम कैदियों बशमूल कैदी नंबर 804 को सीधा कर दूंगा। तो देखिए, घूम फिर के हमारी जो डिस्कशन ये तुम्हारी हसरत ही रहसी। नहीं सर, अल्लाह सबके सबकी हालतों पे रहम फरमाए, सबकी जो मुश्किलात हैं उनको आसान करे, यही हमारी दुआ है। और अगर जनाब ये सवाल वैसे मुझसे किसी ने नहीं पूछा लगारी साहब कि अगर मेरे हाथ में पावर आ जाए तो मैं क्या करूंगी, तो मैं खुद ही आप पूछ लेते हैं, आप खुद ही बता दें, हमने आप ही बता दें। नहीं, आप हाँ, वही मैं करने लगी थी एंड पे, मैं खुद ही करने लगी थी। मैंने कहा चले किसी ने पूछना नहीं, खुद बता जाते हैं। अगर मेरे हाथ में आए तो मैं हर वो इकदाम करने की कोशिश करूंगी जिससे मुल्क में गुर्बत मिटे, क्योंकि जाहिर सी बात है गरीबों का एहसास करना चाहिए किस तरह से वो किन महरूमियों का शिकार होते हैं। हम कभी उस तरह से फील नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम। अगर यही मशीनरी है तो मैं कयामत तक नहीं लूंगा, इक़्तिदार होगा ही। मुझे अलादीन का चिराग दे दे, मैं फिर वो गुर्बत वाले मामला है वो कर लेते हैं जनाब। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया ये ईद में साथ चांस मिला मुझे। मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगी और आप सबको जाते जाते एक बार फिर से ईद मुबारक। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।